Good morning, student. Welcome back. In this is our third video of Indian economic development, first chapter. So we are starting this video from the topic foreign trade on the eve of independence. So foreign trade का मतलब होता है विदेशी व्यापार. जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात और निर्यात की जो क्रिया होती है, उसी को हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं. तो उस समय हमारे फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे. So India has been an important trading nation since ancient times, but the restrictive policies of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volumes of India's foreign trade. हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया अच्छी कंडीशन में था, रिच था, और कई गुड्स हम एक्सपोर्ट करते थे, फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट करते थे जिनकी वर्ल्ड वाइड डिमांड थी. लेकिन चूंकि ब्रिटिश एम्पायर के बाद जो नेगेटिव और एडवर्स पॉलिसी हम पर इम्पोज की गई, उसके बाद हमारा जो फॉरेन ट्रेड है, अन्य देशों के साथ जो व्यापार था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो काम था, वो क्या हुआ, एडवर्सली अफेक्ट हुआ, बुरी तरह से प्रभावित हुआ. इससे हमारा जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है और वॉल्यूम है, ये तीनों ही चेंज हुए. कॉन्सिक्वेंटली इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट. ये सब क्या है, प्राइमरी प्रोडक्ट, मतलब रॉ मटेरियल का हम एक्सपोर्ट करने लग गए ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसीज़. और इन प्रोडक्ट की कहाँ रिक्वायरमेंट थी, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में. एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड वोलन क्लोथ्स एंड कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन. हम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बन गए और साथ में इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बन गए. यानी कि जो ब्रिटेन में गुड्स बनकर तैयार होती थी, उनको हम इंपोर्ट करते थे और उनका हम उपयोग करते थे, यानी कि उनको हम खरीदते थे. तो कहने का मतलब ये सब जो हुआ वो बिकॉज ऑफ एडवर्स नेगेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़ परस्यूड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ब्रिटेन मेंटेन्ड ए मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज़ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, मोनोपोली कंट्रोल रखा, यानी कि मोस्टली जो हमारा फॉरेन ट्रेड होता था वो मोर देन हाफ या 50% से भी ज़्यादा ब्रिटिश एम्पायर के साथ होता था, यानी कि ब्रिटेन के साथ इंडिया का ट्रेड होता था. तो उन्होंने इस पर मोनोपोली यानी कि एकाधिकार स्थापित कर लिया था. एज ए रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन वाइल द रेस्ट वॉज अलाउड विद द फ्यू कंट्रीज लाइक चाइना, श्रीलंका, पर्शिया. ठीक है, तो कुछ हद तक कुछ कंट्री थी जैसे चाइना, श्रीलंका, ईरान, इनके साथ भी हम व्यापार करते थे, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होता था. और द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनल फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड. उस दौरान क्या हुआ, स्वेज कैनल, स्वेज नहर जो है वो ओपन हुई, यानी कि उसकी शुरुआत हुई, और उसकी वजह से और भारत और ब्रिटेन के बीच जो व्यापार है वो और इंटेंसिफाई हुआ, और बढ़ा और अधिक गहरा हुआ. The most important characteristic of India's foreign trade throughout the colonial period was the generation of large export surplus. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर था वो था कि जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस. जो हम एक्सपोर्ट करते थे उससे हमें लार्ज सरप्लस मिला, यानी कि हमारी इनकम बढ़ी, बहुत बड़ी मात्रा में हमें वो इनकम प्राप्त हुई. सरप्लस यानी अतिरिक्त, यानी कि जो हमारा एक्सपोर्ट होता है और वो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा मात्रा में होता है तो उससे सरप्लस जनरेट होता है. बट दिस सरप्लस केम एट द ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकोनॉमी. लेकिन इस सरप्लस के लिए कंट्री को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी. सेवरल इसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक फूड ग्रेन, क्लोथ्स, केरोसिन एट्सेट्रा वर स्केर्सली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट. कुछ जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध थी, उनकी कमी पाई गई. फर्दर मोर द एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर टू इंडिया. जो एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट हुआ इंडिया का, उससे इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उससे कोई इंडिया के गोल्ड और सिल्वर का फ्लो नहीं हुआ, उससे हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ. क्यों? Because this was used to make payment for the expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain, expenses on war again fought by the British government, and the import of invisible items, all of which led to the drain of Indian wealth. तो जो इंडिया का लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस था
वो इंडियंस के लिए बेनिफिशियल नहीं रहा, क्योंकि इससे उनकी जो इसेंशियल गुड्स थी उनकी सप्लाई कम हो गई थी, अवेलेबिलिटी कम हो गई थी। साथ ही इस सरप्लस का उपयोग जो है, इस इनकम का उपयोग ब्रिटिशर्स ने किस में किया? अपने ऑफिस सेटअप में किया, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में किया, और जो वॉर वो कर रहे थे, लड़ रहे थे उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, तो उस पे जो भी खर्चे आ रहे थे वो इस लार्ज जो एक्सपोर्ट सरप्लस था उसका उपयोग उस वॉर के खर्चे में कर रहे थे। साथ ही जो इनविजिबल आइटम्स यानी कि सर्विसेज जो इंपोर्ट कर रहे थे उनके पेमेंट के लिए भी कर रहे थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हमारे पैसे का उपयोग हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे देश के विकास के लिए न होकर ब्रिटेन ने अपने देश के विकास के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने निजी हित के लिए काम में लिया, और हमारा जो प्रॉपर्टी था, पैसा था, वेल्थ था, वो इंडिया से ब्रिटेन चला गया। इसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ का नाम दिया गया, यानी कि हमारी पूंजी जो है वो इंडिया से कहाँ चली गई? ब्रिटेन की ओर चली गई, उसका प्रवाह इंडिया से ब्रिटेन की ओर हो गया। इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन और डेटा। So during British period, India, the first census was conducted in 1881. तो सेंसस मतलब जनगणना। अभी हम देखते हैं कि हर 10 वर्ष में सरकार भारत की जनगणना को संपादित करती है, और अभी सेंसस 2021 जो है वो कंडक्ट होने वाली है। तो उसके बाद हमारे सामने जो जनसंख्या संबंधी आंकड़े आएंगे, और उससे हम काफ़ी हद तक स्टडी कर पाते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है पॉपुलेशन के टर्म्स में और उसके डिफरेंट फैक्टर्स सेक्टर्स में। और तो सबसे पहले 1881 में भारत की प्रथम जनगणना आयोजित हुई। दो सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशन इट रिवील दैट अनइवननेस इन इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी वो अनइवन थी, असमान थी। सब्सिक्वेंटली every 10 years such census operation were carried out. Before 1921 India was in the first stage of demographic transition. तो 1921 से पहले इंडिया जो था वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फर्स्ट स्टेज में था। कब? 1921 से पहले। और द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 1921. However, neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high. तो 1921 जो है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहलाता है हमारे पॉपुलेशन में, क्योंकि इससे पहले डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का फर्स्ट स्टेज था और इसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का सेकंड स्टेज था। सो कीप इन माइंड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इज़ 1921. द वेरियस सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वर आल्सो नॉट क्वाइट इनक्रीजिंग. जो सामाजिक जो इंडिकेटर्स थे, जो कारक थे, वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे, उत्साहवर्धक नहीं थे। ओवरऑल लिटरेसी लेवल वाज लेस देन 16%. तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी क्या कंडीशन थी उस समय। हमारी कुल साक्षरता दर जो थी वो 16% से भी कम थी. इट मीन्स अराउंड 84% ऑफ टोटल पॉपुलेशन वाज इलिटरेट. तो जब हम समझ सकते हैं कि जब इतनी बड़ी जनसंख्या का भाग, इतने अधिक संख्या में लोग इलिटरेट होंगे, निरक्षर होंगे, तो कैसे उनका आर्थिक, सामाजिक और हर तरह से ब्रिटिश सरकार शोषण करना चाहती थी या कर रही थी. आउट ऑफ दिस द फीमेल लिटरेसी लेवल वाज एट ए नेग्लिजिबल लो अबाउट 7%. अब इसमें जो फीमेल लिटरेसी है वो कितनी थी? वो उससे भी कम थी, 16% से भी कम थी, और वो अराउंड 7% थी. पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ वर आइदर अनअवेलेबल और लार्ज चंक्स ऑफ पॉपुलेशन और व्हेन अवेलेबल वर हाईली इनएडिक्वेट. तो पब्लिक फैसिलिटी, जन सुविधाएँ नहीं थी, और जहाँ थी वो भी अपर्याप्त थी. कॉन्सिक्वेंटली वाटर एंड एयरबोर्न डिजीज़ वर रैम्पेंट. तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? जो हवा और पानी जनित बीमारियां हैं वो बढ़ गई थी उस समय. तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसका इफ़ेक्ट आया. नो वंडर द ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई. ठीक है, मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर जो थी वो बहुत ज़्यादा थी. इन दैट पर्टिकुलर द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती है, शिशु मृत्यु दर जिसको हम कहते हैं, वाज क्वाइट अलार्मिंग. वो बहुत चिंताजनक थी, बहुत ख़तरनाक स्थिति जिसको हम कह सकते हैं. अबाउट 218 पर थाउजेंड लाइव बर्थ पर 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों पर 218 बच्चों की मृत्यु वहाँ पर हो जाती थी.
जिसको हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये बहुत ज़्यादा थी ऑफ 40 पर 1000 टू द प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR को हम देखें तो वो कितनी है, पर 1000 40 है। यानी कि अभी वर्तमान में 1000 जीवित जन्म बच्चों पर 40 बच्चों की डेथ होती है, और उस समय कितनी होती थी, 218। तो हम समझ सकते हैं कि उस समय हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना पुअर और कितना बैकवर्ड था ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसीज़। In the absence of reliable data, it is difficult to specify the extent of poverty at that time, but there is no doubt that extensive poverty prevailed in India during the colonial period, which contributed to the worsening profile of India's population at the time. So we can understand that the demographic condition also very poor or in a situation of danger, as its different indicator shows that there were no proper facilities, no growth, no development for population. So that's all for today. Thank you.